Good afternoon, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Agra University Marathon B.Ed first year classes, and your subject is Contemporary India and Education, समकालीन भारत और शिक्षा। तो गाइज, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि आज आपका 5 सितंबर है, यानी कि टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, सिर्फ अपने रिस्क पे। तो क्या क्या चीज़ें उसके बारे में और क्रैश कोर्स किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी उसकी पहली क्लास होने वाली है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कोर्स है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एग्ज़ाम में जाने से पहले इस कोर्स को ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है और ये कोर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इस कोर्स के बारे में मैं बात करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया। तो ये आपका जो अगर बात करता हूँ तो बीएड सेकंड ईयर का कोर्स है, ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स है, ठीक है। तो स्पेशल बीएड ऑफर चल रहा है, ठीक है। देन बात करता हूँ ये जो ऑफर है या फिर इस कोर्स में एनरोलमेंट सिर्फ और सिर्फ आप आज ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बीएड सेकंड ईयर के कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टीचर्स डे स्पेशल ऑफर 75% ऑफ है बीएड सेकंड ईयर, और जिसकी कॉस्ट रखी गई है 499। इसमें आपको जो अगर बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ ही साथ आपके डाउट सेशन, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ों को बात कर सकते हैं। और इस कोर्स को सिर्फ आज ही एनरोलमेंट कर सकते हैं, कल से इस कोर्स में कोई भी एनरोलमेंट नहीं होगा। तो जिस कैंडिडेट्स को लेना आज परचेस कर लीजिएगा। सेकंड बात करता हूँ बीएड फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स के लिए कोर्स की फीस जो है वो सिर्फ 499 रुपीज़ रखी है। सारी फैसिलिटीज़ वही है, और यहाँ पे आपको मैं कह सकता हूँ मैराथन क्लासेस चलेंगी हर एक सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो टीचर्स डे स्पेशल है, वही सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड वीडियोस, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर ये, सारी क्वेरी आपकी यहाँ से रिजॉल्व कर दी जाएंगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले चलते हैं और आज की इस क्लास को देखते हैं, और एटलीस्ट हम 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी कि एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, चाहे क्लास हमारी 1 घंटे की जाए, क्योंकि क्लास तो लंबी जाने वाली है, क्योंकि सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पर चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। तो गाइज़, ये आपका जो अगर आगरा यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, BD 102 सेकंड पेपर रहता है आपका समकालीन भारत और शिक्षा, ठीक है। तो ये इसकी पहली वीडियो होने वाली जो मैराथन क्लास की होने वाली है। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं, फिर इस जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग ईजिली चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन हो रखी है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपकी आ जाएगी भारतीय समाज एवं उसका स्त्रीकरण, ठीक है। यानी यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूँगा। इसमें फर्स्ट यूनिट में यूनिट आपकी हो जाएगी, और फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका भारतीय समाज या मूल प्रवृत्तियाँ एवं सिद्धांत। सेकंड चैप्टर है प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में भारतीय समाज की अवस्थाएं एवं शिक्षा। थर्ड बात करता हूँ स्वतंत्रतोत्तर काल में जाति व्यवस्था, सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक है, तथा शिक्षा पर आधारित सामाजिक एवं राजनैतिक दशाओं का प्रभाव। फोर्थ जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, शिक्षा के संबंध में समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे। दूसरी यूनिट आपकी आ जाएगी इसमें शिक्षा का संप्रत्यय, ठीक है। तो सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, तो सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर्स आपके इसमें आएंगे। फर्स्ट आएगा शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य एवं उसका उद्देश्य। सेकंड, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और के कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार। थर्ड, शैक्षिक संप्रदाय भारतीय एवं पाश्चात्य के दृष्टिकोण, आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद और प्रयोजनवाद, संख्या, योग एवं वेदांत। तो ये 3 चैप्टर आएंगे। अब इन 3 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। देन बात करता हूँ थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में आपका क्या क्या जाएगा, थर्ड यूनिट आपकी आएगा शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य। फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें हो जाएगा, जिसमें बात करेंगे शिक्षा आयोग एवं सरकारी निकायों की रूपरेखा, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन सी है, कोठारी आयोग है, NPI है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और NCERT यानी कि जो आपकी बुक चलती है NCERT की, उसकी बात करिएगी। फोर्थ बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCTE, और फिफ्थ आएगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC जिसको हम बोलते हैं। देन बात करते हैं थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर, विद्यालय शिक्षा पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट एवं सिफारिश है। थर्ड, राष्ट्रीय एवं भावनात्मकता
एकता के लिए शिक्षा। गाइस चीज़ों को मैं कंटिन्यू डायरेक्ट भी शुरू कर सकता था, बट ये जो सिलेबस होता है, सिलेबस का जो मेन रोल होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। तो इस वजह से यहाँ पे सिलेबस आपको बता रहा हूँ, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि एक्चुअली में सिलेबस, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का तैयारी करिए तो उसके बारे में जानना की कोशिश करिए कि क्या चीज़ आने वाली है, यानी कि आप पढ़ना है हमें और क्या चीज़ छोड़नी है, तो किस चीज़ पर ज़्यादा वेटेज देना है। तो 4th यूनिट की बात करते हैं। 4th यूनिट में हमसे पूछा गया है भारत में शिक्षा के मुद्दे एवं चुनौतियाँ। तो इसका पहला चैप्टर आएगा शिक्षा का व्यवसायीकरण, दूसरा वंचित वर्ग के लिए शिक्षा, थर्ड आएगा छात्रों के लिए मूल्य संकट तथा आदर्श प्रतिमान। 5th यूनिट आपकी आ जाती है जिसमें भारतीय संविधान तथा नीति निर्देशक तत्व की बात करी जाती है, यानी कि पॉलिटी का कुछ पोर्शन ले लिया जाता है। ठीक है, पहला शिक्षा का वैश्वीकरण, दूसरा शिक्षा के उद्देश्य के संबंध संवैधानिक मूल्य, और तीसरा बात करता हूँ स्वतंत्रता, न्याय, समानता और भाईचारे के संवैधानिक वादे। ठीक है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन सारे के सारे आपके यहाँ से होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, वो आपकी स्क्रीन पर है, और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो जल्दी से आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, बिल्डिंग अ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। कहा गया है बिल्डिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके की जो बुक्स के जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं गाइस, इन क्वेश्चंस का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप बुक्स को लिखिए और उनका ऑथर्स का नाम लिखिए, एक अलग से नोटबुक बना लीजिए जिसमें आपको स्टैटिक वाले, यानी इस तरीके जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को बोलते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको एक डायरी या एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आपको यहीं B.Ed में काम आए, ये जब आप आगे जाके जब टेट करेंगे या सुपर टेट करेंगे या C.Tet करेंगे, तो उन सब जगह पे भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हैरी ब्राउडी। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, हैरी ब्राउडी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमेनियस दार्शनिक किस देश के निवासी थे। जो कॉमेनियस दार्शनिक हैं वो किस देश में रहते थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर की जो बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और तगड़ा रहता है। ठीक है, ये एक शहर का नाम है, या ये एक देश का नाम है। ठीक है, तो कॉमेनियस दार्शनिक किस देश के निवासी थे, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि ये नाम ही कुछ इस तरीके का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो गाइस प्रश्न 3 में पूछा गया है, शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शैक्षिक समाजशास्त्र का जो जन्मदाता है ये आपके कौन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर या राइट ऑप्शन की बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉर्ज पायन हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता जो है जॉर्ज पायन है। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं ड्यूवी। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5th की। तो क्वेश्चन 5th में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 5th में पूछा गया है समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, यानी समाजशास्त्र के जनक कौन है ये पूछा गया। तो समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं कॉमेंट, यानी कि ऑप्शन ए। तो यहाँ से अगर समाजशास्त्र कमेंट करते हैं ना तो कॉमेंटे। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक कौन है, कॉमेंटे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 की, शिक्षा की दृष्टि से भारतीय समाज में कौन से लोग आते हैं। शिक्षा की दृष्टि से भारतीय समाज में कौन से लोग आते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा की दृष्टि से कौन से आते हैं, केवल हिंदू आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, भारत की संपूर्ण जनसंख्या या हिंदू तथा मुस्लिम। तो भारत की संपूर्ण जनसंख्या, तो ये तो आप नॉर्मल क्वेश्चन लगा सकते थे क्वेश्चन पढ़ के, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बेस्ट जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा गया है, वर्तमान भारतीय समाज में कितने धर्म प्रचलित हैं, यानी एट प्रेजेंट टाइम पे भारतीय समाज में कितने धर्म जो हैं वो प्रचलित हैं। तो अनेक, 9, 5, 12। तो कोई कंफर्म नहीं है कितने धर्म हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो आपका अनेक रहने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 8 में, प्रश्न 8 में पूछा गया वर्तमान भारतीय समाज में कितनी संस्कृति जीवित हैं, यानी कितनी संस्कृति हैं हमारे यहाँ, ठीक है। 6, 4, 2, अनेक, तो बहुत सारी संस्कृति हैं, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, तो बेस्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो आपका बी रहने वाला है। गाइस यहाँ पे एक चीज़, बहुत मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हमेशा इस चीज़ को गांठ बांध के रख लीजिए कि ये नहीं कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो ऑप्शन में नहीं है या वो ऑप्शन में है और कोई दूसरा ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उन 4 ऑप्शन पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो लगाना चाहिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 9 को। तो प्रश्न 9 में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न 9 में कहा गया है वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे कि बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं ये पूछा गया। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ सामाजिक गतिशीलता, दूसरा ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन, तीसरा है समाजीकरण, चौथा है सांस्कृतिकरण। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा समाजीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ प्रश्न 10 की। तो प्रश्न 10 में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न 10 में हमसे पूछा गया है बालक के समाजीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है, बालक के समाजीकरण की सबसे प्रमुख जो समस्या है वो कौन सी है ये पूछी गई है। तो परिवार है, पड़ोसी हैं, समाज है या देश है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, परिवार। तो बालक के समाजीकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है, तो वो परिवार है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 11, मनु ने धर्म को कितने लक्षण बताएं, यानी कि जो मनु है, ठीक है, ये एक बोल सकते हैं काफ़ी चर्चित रहे हैं धर्म, ये धर्म से रिलेटेड, ठीक है, या ऋषि बोल सकते एक तरीके से। तो मनु जो है का एक तरीके से ऋषि हैं। तो मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं, तो मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं, तो 10 लक्षण बताए हैं, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 12 की। तो क्वेश्चन 12 में हमसे पूछा गया है, तो गाइस प्रश्न 12 में हमसे पूछा गया है औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार की शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है, औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार की शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन सामान्य, विशिष्ट, तकनीकी या फिर प्रबंध। तो ध्यान रखिएगा विशिष्ट प्रकार की, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार की शिक्षा का सर्वाधिक महत्व, तो जो विशिष्ट प्रकार है यानी कि वो महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 13 की। 13 पे पूछा गया है हमसे, इतनी चीज़ें आपको विजुअल हो रही होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो 13 प्रश्न पूछा गया है हमसे उचित शिक्षा की व्यवस्था के अवसर सबसे अधिक किस अर्थव्यवस्था में होते हैं, उद्योग प्रधान, कृषि प्रधान, वाणिज्य प्रधान या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उद्योग प्रधान, यानी कि उचित शिक्षा की व्यवस्था के अवसर सबसे अधिक जो है किस अर्थव्यवस्था में रहते हैं, तो उद्योग अर्थव्यवस्था में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उद्योग यानी कि इंडस्ट्री की बात करी जा रही है, इंडस्ट्री में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 14 की। तो 14 में हमसे क्या पूछा गया है कि समाज में व्यक्ति की स्थिति प्रायः जाति, लिंग और व्यवसाय के आधार पर निश्चित की जाती है, ठीक है। तो खुले में, मुक्त में, बंद में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बंद में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 15 की। तो 15 में हमसे पूछा गया है खेलों से बालकों में कौन सी भावना पैदा होती है, खेलों से बालकों में कौन सी भावना पैदा होती है, ईमानदारी, सहयोग, प्रेम या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा आपका। 16 की बात करते हैं, मैंने बात करी थी कि एटलीस्ट मैं 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में गाइस, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी की सारी अपडेट्स आपको वहाँ से मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। बाकी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, और उनका टेक्निकल टीम का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। तो 16 में पूछा गया जब कोई शिशु पैदा होता है तो वह कैसा होता है, सामाजिक,
जैविकी प्राणी या अजैविकी प्राणी या असामाजिक। तो कैसा होता है जब कोई शिशु पैदा होता है, तो ध्यान रखिएगा अजैविक होता है, अजैविक प्राणी होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अजैविकी प्राणी। अब सिंपल शब्दों में समझिएगा इस चीज़ को, जब कोई शिशु पैदा होता है और जो को उसको जानवरों के साथ छोड़ दिया जाए तो वो उसके अंदर सारी की सारी हरकतें जानवरों वाली आ जाएंगी, ठीक है। तो वही उसी वजह बात करिए, यानी कि अजैविक प्राणी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 17 की, कौन सी आर्थिक स्थिति शिक्षा को प्रभावित करती है। पूछा गया कौन सी आर्थिक स्थिति जो है वो शिक्षा को प्रभावित करती है। तो पहला है उत्पादन की मात्रा, आर्थिक प्रतिस्पर्धाएं या वितरण का तरीका, या ये सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18th की बात करते हैं। 18th प्रश्न में पूछा गया है शिक्षा का राजनीति का नियंत्रण किस प्रकार का होता है। शिक्षा पर राजनीति का नियंत्रण किस प्रकार का होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 18 का राइट आंसर की बात करता हूँ तो कौन सा हो जाएगा, राजनीति का नियंत्रण किस प्रकार होता है, धार्मिक है, वैधानिक है, अमान्य है या प्रशासनिक है। तो ध्यान रखिएगा वैधानिक होता जा रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19th की बात करते हैं। 19th प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 19th प्रश्न में पूछा गया है जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें कहा गया कि जात प्रथा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला जो है व्यक्ति सिर्फ अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है, तो यह कथन तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि लोग आज भी अपनी जात में ही करते हैं और दूसरी जात में कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ होता है आपस में। नेक्स्ट बात करता हूँ बी की, जाति की सदस्यता कर्म पर निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, इसे पूछा गया जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन बी वाला मेरे को लग रहा है, बाकी और भी ऑप्शंस पढ़ के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट सी की बात करते हैं, जाति की सामाजिक स्थिति पूर्व निर्धारित होती है, बिल्कुल पहले से निर्धारित होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है जाति के सदस्यों का व्यवसाय प्रायः पूर्व निर्धारित होता है, ये भी बिल्कुल होता है। तो और फर्स्ट वाला भी होता है। तो जो इसमें असत्य कथन है वो आपका बी वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जाति की सदस्यता कर्म पर निर्भर नहीं करती। जो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये नहीं कि आप किसी दूसरी जाति में चले जाएंगे, लेकिन आपकी जाति जो है वो वही की वही रहने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा ऑप्शन 19 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 20 की। 20 प्रश्न में हमसे पूछा गया है बंद समूह कौन सा है। बंद समूह जो है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा बंद समूह कौन सा है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, फिर वर्ण, फिर धार्मिक या फिर जाति। तो जाहिर सी बात है बंद समूह यानी कि जाति है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 21 की। और 21 में हमसे क्या पूछा गया है, 21 में कहा गया यह कथन किसका है, ठीक है। जब किसी देश की पुरातन संस्कृति पूरी तरह से किसी दूसरी संस्कृति के प्रभाव से नष्ट हो जाती है तो उस देश के निवासी पतन के गर्त में गिरने लगते हैं। ऐसा जो है किस व्यक्ति ने या किस ऑथर ने, किस राइटर ने कहा, ये हमसे पूछा गया। तो ऐसा हुमायूं अकबर ने कहा था, वो हुमायूं कबीर ने कहा था। किसने, हुमायूं कबीर। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन 22 की। क्वेश्चन 22 में हमसे पूछा गया व्यक्ति की आर्थिक स्थिति शिक्षा तथा पद से निर्धारित होती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है किससे निर्धारित होती है, शिक्षा, आर्थिक स्थिति शिक्षा तथा पद से निर्धारित होती है। तो राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ ध्यान रखिएगा सामाजिक वर्ग जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 23 की। 23 में पूछा गया समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब पूछा गया समाज जो पुस्तक है ये उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा मैकाइवर, यानी कि समाज के जो लेखक हैं, समाज पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे, मैकाइवर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 24 की। तो 24 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 24 में हमसे पूछा गया है गाइस समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों में किस प्रकार की भावना पाई जाती है। समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों की किस प्रकार की भावना पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा तुम की भावना, समाज की भावना, हम की भावना या मैं की भावना। तो ध्यान रखिएगा हम की भावना, किसमें, समुदाय, यानी कि एक साथ जब लोग रहते हैं तो उसमें हम की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट बात करता हूँ 25 की। तो 25 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है,
प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्तर वर्गीकरण का आधार किस वर्ग के लिए होता है? ठीक है, तो किस वर्ग के लिए होता है? जाति, सामाजिक, धर्म या वर्ण? तो ये धर्म के लिए होता है। प्रतिष्ठा और आर्थिक स्तर, ठीक है, स्तर वर्गीकरण का आधार किस वर्ग के लिए होता है? तो धर्म के लिए होता है। नेक्स्ट 26 की बात करते हैं, और 26 में हमसे पूछा गया है सांस्कृतिक रूप से वह परिभाषित समूह जो समस्त जनसंख्या के भीतर एक खास स्थान या स्तर प्राप्त होता है, उसे कौन सा वर्ग कहते हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसे कौन सा वर्ग कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक वर्ग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27, कम्युनिटी अंग्रेजी का शब्द किस भाषा से उत्पन्न है? तो गाइस, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी कि जितने भी वर्ड से पूछा जाए कि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है शब्द की, तो ज़्यादातर जो शब्द की उत्पत्ति होती है वो लैटिन भाषा से होती है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है और आपको आंसर नहीं मालूम कि क्या आंसर लगाना चाहिए, तो लैटिन लगा दीजिएगा। एटलीस्ट 80% चांसेस हो जाते हैं सही होने के। बट यहाँ पे जो कम्युनिटी अंग्रेजी का शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से ही हुई है, क्योंकि ज़्यादातर जो शब्दों की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से ही हुई है। ठीक है, और अंग्रेजी के तो मैं कह सकता हूँ 90% शब्दों की उत्पत्ति लैटिन से ही हुई है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 28 की। 28 क्वेश्चन पूछा गया, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? स्कूल जो होता है हमारा, जब बचपन में हम स्कूल गए हैं, उसको प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा, यानी किस ऑथर ने कहा, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पेस्टोलॉजी। किसने कहा है? पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं 29 की। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। कौन सा विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, परंपरा एवं विकास या आवश्यकता, कलाओं में प्रशिक्षण या ज्ञान का विस्तार या चरित्र विकास। तो ध्यान रखिएगा, परंपरा का विकास, यानी कि नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। तो कौन सा? परंपरा का विकास नहीं है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 30 प्रश्न की। तो 30 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 30 में हमसे कहा गया, यह कथन किसका है? बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। यानी कि जो माँ के घुटने हैं वही उसका विद्यालय। क्योंकि देखा होगा कि बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय, यानी कि माँ जो है वो बच्चों को झुलाती रहती है घुटनों पर। देखा होगा घुटने पर बैठ के हम लोग भी बहुत सारे झूले हैं, तो वही उसी चीज़ की बात करिए। तो यह जो कथन है वो किसने कहा था, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यह कथन कॉमेनियस का है। ठीक है, कि यह कथन किसका है? बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। कॉमेनियस का यह कथन है। नेक्स्ट बात करते हैं 31 की। 31 प्रश्न में पूछा गया है, समाज की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो किसको माना गया है? राज्य है, परिवार है, व्यक्ति है या संस्था है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति है। यानी कि व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति होगा, राज्य में काफ़ी सारे लोग होंगे, परिवार में कुछ लोग होंगे, और संस्था में भी काफ़ी सारे लोग जुड़े होते हैं। व्यक्ति जो होता है वो एक ही होता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग व्यक्ति हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन 32 की। तो 32 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 32 प्रश्न में पूछा गया है, सामूहिक प्रतिनिधित्व यानी कि ग्रुप रिप्रेजेंटेशन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रुप रिप्रेजेंटेशन करना किस सिद्धांत पर आधारित है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह हमारा दुर्मुखी, ठीक है, दुर्खीम का सिद्धांत पर आधारित है। किसमें? दुर्खीम के सिद्धांत पर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 33 की। तो 33 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 33 प्रश्न में हमसे पूछा गया, यह एक्ट संविधान की किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? यह एक्ट जो है संविधान की किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, ठीक है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये संविधान के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 25 के अंतर्गत आता है। अब इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं? 5 का स्क्वायर रहता है 25। तो चीज़ों को बस इस चीज़ के रिलेट करिएगा, ठीक है।
लाइक मैं बात करता हूँ 5 और जो अगर 5 का स्क्वायर कर देते हैं यानी कि 5 × 5, तो 5 5 से कितना होता है, तो 5 5 से होता है हमारा 25। तो ध्यान रखिएगा कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध, ठीक है, धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, अब ये सारी चीज़ों को मिला के कितनी चीज़ें हो गई, तो ध्यान रखिएगा 1, ये 2 और ये जाति 3, लिंग 4, ये हो गया 5। तो 5 चीज़ यानी कि तो 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो चीज़ों को ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं क्योंकि चीज़ों को बार बार पढ़ने से लर्न होता है और चीज़ों को जो अगर हम रिलेट कर लेते हैं तो उससे हमेशा लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ हमारे दिमाग में छप जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान के किसी या किस धारा के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति या लिंग या फिर वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में कहा गया, तो 25 में कहा गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 34th की। तो 34th में पूछा गया है हमसे क्या, यह संविधान की किस धारा में लिखा है अस्पष्टता समाप्त हो जाती है, इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषेध है। तो ऐसा जो है अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 35th की। 35th में पूछा गया है परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा, यानी परिवार जब काफ़ी सारे परिवार मिल जाते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्या, समूह। कुछ व्यक्ति होंगे और कुछ व्यक्ति मिलके क्या बनाएंगे, कुछ व्यक्ति मिलके बनाएंगे परिवार, ठीक है, और कुछ परिवार मिलके बनाएंगे समूह। और जब काफ़ी सारे समूह बन जाएंगे तब बोल सकते हैं वो बन जाएगा हमारा एक तरीके का राज्य। अब जब काफ़ी सारे राज्य मिल जाएंगे तब वो बनता है हमारा देश। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ सब एक दूसरे से रिलेट रहती हैं। 36 की बात करते हैं तो 36 क्वेश्चन में पूछा गया अनेक गोत्र में मिलन से किसका निर्माण होता है। तो प्रश्न में कहा गया है अनेक गोत्र के मिलने से किसका निर्माण होता है, विश्व समाज का, ठीक है, गोत्रों का, परिवार का या जनजाति का। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा किसका हो जाएगा, जनजाति का। जब काफ़ी सारे गोत्र आपस में मिल जाते तो शादी हो जाती है, तो यानी कि वो एक जनजाति बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 37 में। 37 में पूछा गया भारतीय समाज की प्रवृत्तियाँ या प्राकृतिक को कितने भागों में बांटा गया। भारतीय समाज की प्राकृतिक कितने भागों में बांटा गया है या बांटी गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए भारतीय समाज की प्रकृति जो है वो 2 भागों में बांटी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आश्रय या आश्रम शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया। अब ये चीज़ है, अब जिसने हिंदी पढ़ा होगा तो आश्रम शब्द की जो अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यहाँ पूछा गया है आश्रम शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। और आश्रम शब्द को जो अगर हम संधि विच्छेद कर देते हैं, जिसने संधि विच्छेद पढ़ा होगा वो यहाँ पे क्वेश्चन ईजिली सही कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा आश्रम शब्द का जो संस्कृत जो धातु होती है वो हमारी श्रम धातु से बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें आ प्लस श्रम 2 यानी कि संधि जो को इसका संधि विच्छेद हम कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक सेकंड, इसका संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा हमारा आ प्लस श्रम। तो श्रम धातु से बनी है, पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि एक तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं तो 38 का जो आंसर आपका हो जाएगा आश्रम शब्द संस्कृत की किस धातु, तो श्रम धातु से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 39 की बात करते हैं आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आश्रम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो गाइस ध्यान रखिएगा विश्राम स्थल या पड़ाव होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, विश्राम स्थल या पड़ाव। नेक्स्ट बात करते हैं 40 क्वेश्चंस की बात करते हैं। 40 क्वेश्चन में से कहा गया है किस महर्षि ने कहा है आश्रम व्यवस्था 4 डंडों वाली एक सीढ़ी है जो ब्रह्मा की ओर ले जाती है। यानी किस महर्षि ने ऐसा कहा है आश्रम व्यवस्था 4 डंडों वाली सीढ़ी है जो ब्रह्मा की ओर ले जाती है। तो ऐसा जो है वेद व्यास जी ने कहा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ गाइस 41 क्वेश्चंस को देखते हैं। 41 क्वेश्चन में क्या कहा है। तो गाइस 41 प्रश्न में हमसे पूछा गया है ब्रह्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना यह किस आश्रम के अंतर्गत आता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना यह है जो हमारा आता है, यह
ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 42 प्रश्न की। तो 42 प्रश्न में हमसे पूछा गया है गौतम सूत्र में किस आश्रम को समस्त आश्रम का मूल बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रस्त आश्रम होता है उसी को बताया गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा गौतम सूत्र को, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें बात करिए गौतम सूत्र के किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल बताया गया है। ठीक है, तो समस्त आश्रमों का मूल बताया गया, यानी कि जैसे बात करते हैं ब्रह्मचर्य है, ठीक है, और सन्यासी है, ठीक है, वानप्रस्थ है और ग्रस्त आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि ब्रह्मचर्य का पाठ किया जाता है, सन्यासी में ये एज होने के बाद बन जाती है, यानी सन्यासी आज के टाइम पे कोई बन रहा है, वानप्रस्थ ठीक है होता है। तो जो गौतम सूत्र के किस आश्रम के समस्त आश्रमों का मूल सूत्र बताया गया, तो गौतम सूत्र में ध्यान रखिए ग्रस्त आश्रम बताया गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा 43 प्रश्न की। तो 43 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, आज से मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक तथा लोक विषयक अतुरंता तथा कामना का सर्वथा परित्याग कर दिया गया है। ठीक है, यह परित्याग किस आश्रम में लेना पड़ता है, यानी कि बात करिए आज से मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक तथा लोक विषयक या आतुरता कामना का सर्वप्रथम परित्याग कर दिया, यानी कि हर चीज़ का परित्याग कर दिया गया है। यह प्रतिज्ञा जो है किस आश्रम में लेनी पड़ती है, ये बात करें सन्यासी में, गृहस्थ में, ब्रह्मचर्य में या वानप्रस्थ। ध्यान रखिएगा, तो सन्यासी में हर एक चीज़ की क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 44 प्रश्न की। तो 44 प्रश्न में हमसे पूछा गया है वर्णों का निर्माण सात्विक राजसिक तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों से किया गया है। यह किस ग्रंथ में लिखित है, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा गया है, ये हमसे पूछा रहा है। तो महाभारत में लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, समझिएगा थोड़ा सा, कि वर्णों का निर्माण सात्विक राजसिक, ठीक है, या राजसिक या तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों में किया गया है। ठीक है, यह किस ग्रंथ में लिखा है, तो ऐसा जो है महाभारत में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करता हूँ 45 की। 45 में पूछा गया है सात्विक प्रवृत्ति का पोषक किसे माना जाता है। सात्विक प्रवृत्ति का पोषक जो है वो ब्राह्मण को माना जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ 46 की। 46 में पूछा गया तामसिक प्रवृत्ति किस वर्ग में पाई जाती है। ठीक है, शूद्र में, ब्राह्मण में, वैश्य में या क्षत्रिय में। ठीक है, तो 46 की बात करते हैं। और यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तामसिक प्रवृत्ति की बात करी गई है, तो तामसिक जो है वो शूद्र की बात करी गई है, यानी कि तामसिक जो सुना होगा आप लोगों ने कि बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा मसाला वगैरह यूज़ करना। ठीक है, या एक तरीके बोल सकते हैं गरम मसालों का ज़्यादा यूज़ करना, यानी कि प्याज, लहसुन, इन सारी चीज़ों को खाना। तो ये सारी की सारी तामसिक भोजन में आती हैं। यहाँ पूछा गया तामसिक प्रवृत्ति किस वर्ग में पाई जाती है, तो शूद्र में, यानी कि यहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। कहने का मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में कहने का मतलब ये है कि कौन नॉनवेज खाते हैं, उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो शूद्र की बात करी गई है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्षत्रिय में कौन सी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। अब जो क्षत्रिय है, अब सिंपल से बात करिएगा, जो हमारे वेद है इसमें 4 तरीके से डिवाइड करे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 तरीके डिवाइड करी गई, तो उन्हीं चीज़ों को बांटा गया है। ठीक है, अब यही जो थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो इन क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से दे सकते हैं। और अदरवाइज एमसीक्यू जो होते हैं गाइस, वो थ्योरी के बेस पे ही होते हैं। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों का तो बेस्ट तरीका क्या है, थ्योरी तो एट अ प्रेजेंट टाइम पे नहीं पढ़ सकते, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैक्सिमम बार, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग करें और उन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें, तो वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो 47 की बात करिएगा, क्षत्रिय में कौन सी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। ठीक है, राजसिक की, सात्विक राजसिक की, या फिर तामसिक सात्विक की, या राजसिक तामसिक की। तो ध्यान रखिएगा सात्विक राजसिक की, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो रहती है किसमें, क्षत्रिय में। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 48 की। तो 48 प्रश्न में हमसे पूछा गया है प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। ठीक है, 48 में हमसे कहा गया है क्या, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद ही वह
द्विज बनता है, यह किस शास्त्र में कहा गया है? ऐसा किस शास्त्र में कहा गया? तो ऐसा हिंदू धर्म में कहा गया है। और यहाँ पे जो विख्यात है काफ़ी, आप जिसने महाभारत देखी होगी तो उसमें शूद्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, क्योंकि महाभारत में कुछ लोगों का रोल काफ़ी बढ़िया दिखाया गया। लाइक मैं बात करता हूँ कृष्ण की और अर्जुन की, और यहीं पे बात करता हूँ कर्ण की। ठीक है, कर्ण जो पांडवों के, या बोल सकते हैं अर्जुन के बड़े भाई थे। ठीक है, बट ये चीज़ आखिरी में पता चलती है, तो लास्ट की बात बताता हूँ। तो एक्चुअली में होते तो ये पांडव हैं, लेकिन छोटे से ही जो लालन पालन का होता है वो शूद्र जाति में होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। देखा होगा आपने आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो टाइप में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कर्ण से लेकर, कि कर्ण सबसे बड़ा धनुर्धारी था या फिर अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धारी था। तो दोनों में जो अगर बात करी जाए तो सबके सब अपने अपने टाइम के लिए थे, लेकिन अब आखिरी तक जीवित अर्जुन रहे, तो जाहिर सी बात है धनुर्धारी कौन रहा? तो अर्जुन रहेंगे। ठीक है, तो वही बात करी गई है यहाँ पे। तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज बनता है। ठीक है, यह किस शास्त्र में कहा गया? तो ऐसा हिंदू शास्त्र में कहा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 49 की बात करते हैं। तो 49 प्रश्न पूछा गया, यह किसने कहा था हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं? गांधी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इंदिरा गांधी? तो ऐसा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। ठीक है, तो ऐसा जो है किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, कि हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, यानी कि सभी को इक्वल देना चाहते हैं। ठीक है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो आपका संविधान में, उसी के अकॉर्डिंग बात करिए। तो यानी कि ये कथन किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। और यहीं पे आपका एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 50 की। तो 50 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है। ठीक है, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। ये किसने कहा है? तो यह है जॉनसन ने कहा है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 51 की। यह कथन किसका है? ठीक है, 51 पूछा गया, यह कथन किसका? समाजीकरण एवं सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया किसकी है? तो यह है किसने कहा? यह कथन वॉटसन ने कहा है। ठीक है, तो जितने भी कथन वाले, ऑथर वाले, एक मैं वीडियो आपके लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कथन ही होंगे, जो मेन एक्सपेक्टेड कथन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, बाकी यहाँ से चीज़ों को याद कर लीजिएगा। 52 की बात करते हैं। तो 52 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 52 में पूछा गया, किस विद्वान ने यह माना कि प्राथमिक समूह में परिवार का स्थान सर्वोपरि है? ऐसा किसने माना था? तो ऐसा कूले ने माना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 53 की फिफ्थ बात करते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में मैं और मुझे में अंतर किस विद्वान ने किया? मैं और मुझे में अंतर है, ऐसा समाजीकरण में किसने बात करी है? किस विद्वान ने कहा है? तो मीड ने कहा है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में मैं और मुझे में अंतर है, मैं और मुझे में अंतर है, किस विद्वान ने किया? तो मीड ने किया है। 54 की बात करते हैं। 54 प्रश्न में गाइस पूछा है हमसे, 54 में हमसे जो पूछा है उसको समझिएगा। 54 में कहा है कि इंद, जिसको इंगो यू कहा जाता है, इंद या फिर इंगो तथा सुपर ईगो को समाजीकरण की धारणा में किसने स्पष्ट किया? तो ऐसा स्पष्ट किया था किसने? फ्रायड ने। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 55 की बात करते हैं। खुला समूह कौन सा है? खुला समूह कौन सा है, यह पूछा गया। तो सामाजिक जो है वो आपका खुला समूह है। 56 की बात करते हैं। तो 56 में हमसे पूछा गया, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? अधिक महत्व किसे दिया जाता है? तो कर्तव्यों को, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था में अधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? तो कर्तव्यों को किया जाता है। आर्य समाज कैसा समूह है? पूछा गया आर्य समाज कैसा समूह है? तो आर्य समाज जो है वो धार्मिक समूह है। नेक्स्ट 58 की बात करते हैं। तो 58 में प्रश्न पूछा गया है, यह किस विद्वान का मत है? हिंदुओं के लिए जाति संगठन उनका क्लब है,
उनकी ट्रेड यूनियन है यह उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा सिडनी ने कहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 59 की। तो 59 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? 59 में पूछा गया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका आज जन्मदिन है, क्योंकि आज 5 सितंबर है, तो यही थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। 59 हो चुका है। 60 की बात करते हैं, और मैंने जैसे कि बात करी है कि इस वीडियो में हम एटलीस्ट 100 से ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और मेरा जो टारगेट है वो है 200 के अराउंड तक, कि 200 के पास तक हम जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी, बट वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। 60 की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग की पूछी गई 1992 से 93 में कौन अध्यक्ष थे, तो ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, और माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करी गई है तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे। 61 की बात करते हैं, थोड़ा सा तेज़ चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मुदालियर आयोग भी इसको कहते हैं। किसको? माध्यमिक शिक्षा आयोग को, माँ से माध्यमिक, माँ से मुदालियर। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा आयोग का जो गठन हमारा हुआ था वो हमारा हुआ था 1964 से 66 में, 1964 से 1966 में। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। अब यहाँ से याद रखना शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। अब शिक्षा आयोग है, शिक्षा के पास पैसा तो होगा ही होगा, क्योंकि पढ़ने के बाद में हम क्या, एजुकेटेड होने के बाद में क्या हमारे पास पैसा आ जाता है। तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, तो यहाँ से याद कर सकते शिक्षा आयोग यानी कि दौलत। 64 की बात करते हैं। 64 प्रश्न हमसे पूछा गया है विश्वविद्यालय परीक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई? किसकी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1948 में। हम यहाँ से रेट कर सकते हैं कि विश्व शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो हुई थी देश आज़ाद होने के 1 साल बाद हो गई थी, यानी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसका 1948 में विश्व शिक्षा आयोग की नियुक्ति कर दी गई। 64 के बाद में 65 की बात करते हैं, और 65 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, 1953 में। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? समवर्ती सूची का मतलब ये है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इसमें हमारी अनुसूचियां हैं, और अनुसूचियां हैं, इसी अनुसूची में 7वीं अनुसूची है, उसमें हम बात करते हैं किसकी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची वो होती है जिसमें बोल सकते हैं सेंट्रल के रिलेटेड रहता है, और राज्य सूची में हम बोल सकते हैं जो राज्य से रिलेटेड रहता है, और समवर्ती सूची में बोल सकते हैं जो दोनों से रिलेटेड रहता है। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। यानी कि संघ सूची का मतलब ये होता है कि जो भी कानून बनाने हैं वो संघ के लिए बनाए जाएंगे। राज्य सूची में राज्य सूची के लिए बनाए जाएंगे, और समवर्ती सूची में होते हैं वो कानून जो राज्य और संघ दोनों में लागू किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो पूछा गया भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया, तो समवर्ती सूची में जो लाया गया था वो 1967 में लाया गया था, यानी कि 1976 में भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो 1976 में लाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 67 की। तो 67 प्रश्न में हमसे पूछा गया है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव जो है किसने दिया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा की नियुक्ति कब हुई? आचार्य नरेंद्र द्वारा समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति की जो नियुक्ति हुई वो कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 19
1952 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इसी में ही 69 की, और 69 में हमसे पूछा गया आचार्य नरेंद्र देव समिति के इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था। तो इंटर के पाठ्यक्रम को वर्गों को हमने 5 वर्गों में बांटा था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ताराचंद समिति ने दिया था, और ऑप्शन ए हो जाएगा ताराचंद समिति, जिसने 1948 एंड 49 में दिया था। नेक्स्ट 71 की बात करते हैं। 71 में पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो संपूर्ण शिक्षा, ठीक है, राष्ट्र की बात करिए यानी कि नेशनल की, तो यानी संपूर्ण शिक्षा, और वो कोई सी भी शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, संपूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं 72 की। 72 प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई। तो कब की गई, 1978 में, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करता हूँ 73 की। तो 73 में पूछा गया है 10+2+3 शिक्षा संरक्षण सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित किया, यानी कि जो एट अ प्रेजेंट टाइम पे एजुकेशन पॉलिसी चल रही है कब और किसके तहत आई थी, यानी कि 10th हाई स्कूल +2 का मतलब होता है इंटर, देन +3 का मतलब होता है ग्रेजुएशन। तो 10+2+3 शिक्षा संरक्षण सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई थी। तो ये जो घोषित की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत घोषित की गई थी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 74 की बात करते हैं। 74 में पूछा गया कोठारी आयोग ने, क्या कहा गया, कोठारी आयोग ने 1966 से 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो ध्यान रखिएगा 50% शिक्षा का सुझाव दिया था। 75 पे आ चुके हैं, और 75 क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा ईसाई मिशनरियों ने। किसने, ईसाई मिशनरियों ने, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 1970 की बात, 76 की बात करें, 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था, किसमें, 1970 में। तो 1970 में क्या था, सैंडलर कमीशन। और 77 की बात करते हैं हंसा मेहता समिति। हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ। तो हंसा मेहता समिति का गठन हुआ था 1962 में। नेक्स्ट 78 की बात करते हैं, और 78 में हमसे क्या पूछा गया है, शैक्षिक अवसरों की समानता। 78 पूछा गया शैक्षिक अवसरों की समानता सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था। तो किस आयोग ने किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कोठारी आयोग ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 79 राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी। किस कोर्स को अधिक वरीयता दी थी, ध्यान रखिएगा ऑनर्स कोर्स को या व्यावसायिक कोर्स को, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों कोर्स को दी थी, ठीक है। तो 80 प्रश्न में गाइस कहा गया है विश्वविद्यालय आयोग के कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दीजिए। मातृभाषा, सेकंड ऑप्शन संघीय भाषा या एक क्षेत्रीय संघीय भाषा, या अंग्रेजी या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी भाषाएं आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 81 की। तो 81 में पूछा गया है हमसे खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा किया गया। तो कौन से आयोग के द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा किया जाता है। जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 प्रश्न में हमसे पूछा गया है शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं होता है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है। किस आयोग ने कहा, ऐसा किस आयोग ने कहा था, तो ऐसा हमारा मुदालियर आयोग ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 84 की बात करते हैं। तो 84 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है,
तो 84 में गाइस जो बात करी गई है, क्या आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 के सचिव कौन थे? ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव समिति के जो सचिव थे वो आपके थे ऑप्शन बी यानी कि श्री भगवती शरण सिंह। नेक्स्ट, मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्यक्षेत्र था? ठीक है, संपूर्ण शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 86 की बात करते हैं। 86 में हमसे पूछा गया है गाइस, तो मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम का कितने भागों में विभाजित किया है? 86 प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, मुदालियर आयोग ने 7 वर्गों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो किस आयोग के द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यानी कि मध्य शिक्षा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 88 प्रश्न को देखते हैं। 88 प्रश्न पूछा गया, मध्य शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन के पृष्ठों की संख्या कितनी है? किसकी? प्रतिवेदन की पृष्ठों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन की पृष्ठों की संख्या जो होती है वो 244 है यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 89 की बात करते हैं। तो 89 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? 89 क्वेश्चन में पूछा गया, मध्य शिक्षा आयोग के माध्यमिक शिक्षा का क्या कार्यकाल है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यानी कि सिर्फ 10 वर्ष का है। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ, कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की संख्या, कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की संख्या कितनी होती है? तो 7 है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम था? तो शिक्षा और राष्ट्र विवरण यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 91 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा वो गलत हो गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का क्या कार्यकाल बताया? तो ध्यान रखिए, 11 वर्ष कार्यकाल है इनका, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोठारी आयोग कमीशन में कार्यकारी दलों की संख्या जो होती है वो 7 नहीं होती है, 12 होती है। ठीक है, बाकी कोठारी कमीशन रिपोर्ट का क्या नाम था? तो ये आपका सही रहेगा, शिक्षा और राष्ट्र विवरण। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 92 क्वेश्चन को देखते हैं। 92 क्वेश्चन में क्या कहा है? तो गाइस 92 क्वेश्चन पूछा गया, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया? कोठारी आयोग ने शिक्षा के बजट पर कितना प्रतिशत व्यय किया था? तो ध्यान रखिए, कितना प्रतिशत व्यय किया है? 6% व्यय किया था। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैच्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 94 का देखते हैं, शिक्षा प्राप्ति के परिष्कृत शिक्षण पद्धति के प्रसारण को प्रभावकारी उपकरण आवश्यक हैं, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन कोठारी आयोग का था, कोठारी आयोग का था। कोठारी आयोग ने क्या कहा है? शिक्षा प्राप्ति के परिष्कृत शिक्षण पद्धतियों के प्रसारण के प्रभावकारी उपकरण आवश्यक हैं। ठीक है, 95 की बात करते हैं। तो 95 में बात करी गई है, स्त्रीकरण के तात्पर्य समाज के विभाजन से है। ठीक है, तो समूह की पहचान यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 96 की बात करते हैं। 96 में बात करी गई है, डेविस और मूर द्वारा असमानता के किस पहलू को अनदेखा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी शक्ति और अधिकार का। आंद्रे बेटिले ने जाति को क्या नाम दिया? तो इन्होंने मनार्थ इकाई, क्या? मानार्थ इकाई। नेक्स्ट बात करते हैं 98 की। तो 98 प्रश्न पूछा गया है, स्त्रीकरण सामाजिक रूप के प्रतिरूपिक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पहला जो ऑप्शन आपका इसमें आता है वो आता है मानदंडों को प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से पढ़ाया जाना चाहिए। सेकंड, मानदंडों और प्रतिबंध सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। थर्ड की बात करते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक संस्थान प्रभावित होने चाहिए, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य, तो यानी कि सारे के सारे सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा 99। तो 99 प्रश्न में हमसे क्या बात करी गई है? 99 में पूछा गया है कि बोटोमोर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण
कि कितने आधार बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा 4 आधार बनाए गए, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 100 की, और आज का अंतिम मैंने कहा था 100 के अराउंड तक ले जाएंगे। 100 में बात करेंगे सामाजिक स्त्रीकरण के कितने प्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक स्त्रीकरण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा ये हो गया। 101 की बात करता हूँ, तो 101 में हमसे पूछा गया है, एक सेकंड, 101 में पूछा गया है प्राकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो गाइस इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। तो 100 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, कितने 100+ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है, वो फर्स्ट यूनिट के। बाकी 100 क्वेश्चंस और एटलीस्ट बचे हुए हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो पर कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो भी गाइस बहुत लंबी होने वाली है और मैं भी थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और बाकी सभी से बोलना चाहूँगा जो कोर्स को परचेज करना है तो आज परचेज कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं चीज़ों में या कोर्स परचेज नहीं कर पाएंगे और प्राइस भी आपके हाइक हो जाएंगे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।